हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। और प्रीवियस लेक्चर में हमने हिंदी व्याकरण शुरू किया था, जिसमें भाषा, लिपि और व्याकरण हम पढ़ रहे थे। तो भाषा के रूप आपने पढ़े कि भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, जिसमें आपने लिखित भाषा और मौखिक भाषा पढ़ी। साथ में आपने यहाँ पर हमारी जो मातृभाषा है वो कौन सी है, राजभाषा कौन सी है, साथ में आपकी जो राजभाषा क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी कि आपकी प्रादेशिक भाषा, इंटरनेशनल यानी कि जो आपकी विदेशी भाषा है वो कौन कौन सी है। तो ये सारी बातें हमने कल की क्लास में पढ़ा। आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे इसी को। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो बच्चों, कल की क्लास में आपने भाषा, लिपि और व्याकरण का टॉपिक हमने शुरू किया था, जिसमें हमने आपको भाषा के बारे में बताया कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों एवं विचारों को बोलकर तथा लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर और सुनकर वो ग्रहण करता है। यह भाषा कहलाती है। भाषा के मुख्य रूप से यहाँ दो रूप हैं, जिसमें भाषा का पहला रूप है मौखिक अथवा कथित भाषा, दूसरा रूप है लिखित भाषा। मौखिक अथवा कथित भाषा भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है, उसे मौखिक भाषा या कथित भाषा कहते हैं। जैसे शिक्षक का पढ़ाना, परस्पर वार्तालाप, ठीक है, ये सभी आपकी क्या है, मौखिक भाषा के ही उदाहरण हैं। तो मौखिक भाषा को बेटा आप सरल रूप से सीख सकते हो। इसको सीखने में आपको जो है प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। इसके द्वारा आप कम समय में अधिक बातें की जा सकती हैं, क्योंकि लिखने में तो टाइम लगता है लेकिन बोलने में उतना टाइम नहीं लगता है जितना हम लिखने में टाइम लगाते हैं। इसके प्रयोग से धन व समय की बचत होती है और ये जो है भाषा का अस्थायी रूप है। ठीक है ना, ये स्थायी रूप नहीं है। इसके बाद जो आपकी रिटन लैंग्वेज है, लिखित भाषा है, ये भाषा का वह रूप है जो एक तो स्थायी रूप है। इसको लिखने में आपको प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे कि हमने कल भी बताया था कि एक बच्चा जब स्कूल में जाता है तो वो एक भाषा को सीख कर जाता है, बहुत सारे शब्दों को वो सीख जाता है। अपनी मातृभाषा तो वो एटलीस्ट सीख के ही जाता है और वहां पर वो नए शब्द सीखता है। बट लिखना जब वो शुरू करता है तो उसे कुछ भी लिखना नहीं आता है और वो शुरुआत से पहले लाइनिंग खींचना और धीरे धीरे वो जो है लिखना सीखता है, यानी उसको लिखने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। ठीक है, तो भाषा के जिस रूप से आप अपने मन के विचारों और भावों को या तो आप लिखेंगे या पढ़ेंगे, लिखकर या पढ़कर किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे शिक्षक शामपट पर पढ़ाना, ये आपकी एक लिखित भाषा है, जो ये लिख रहा है शामपट पर लिखना। ठीक है, समाचार पत्र पत्रिकाएं जब आप पढ़ते हैं तो वो लिखित भाषा होती है जिसको आप पढ़ रहे होते हैं। उससे भी आप जो है दूसरे की बातों को, उस आपके जो संदेश होते हैं उनको आप पढ़ते हैं और उन्हें समझते हैं। लिखित भाषा प्रयत्न पूर्वक सीखी जाती है। प्रयत्न का मतलब जब आप प्रयास करते हैं, है ना। और ये स्थायी रूप है। जो आपने लिख दिया तो वो स्थायी हो गया, लेकिन जो आप बोलते हैं तो आप अपने स्टेटमेंट को बार बार चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। भाषा का लिखित रूप अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा हम अपने विचारों को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं और लंबे समय तक इसे सुरक्षित भी रख सकते हैं। एक तीसरी भाषा की हमने बात की थी, सांकेतिक भाषा, लेकिन जो हिंदी व्याकरण में प्रयोग नहीं होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, यातायात नियंत्रण करता हुआ जो सिपाही होता है तो वो चौराहे पर क्या करता है, या तो वो झंडियों से या फिर उसके पास लाइटें होती हैं, रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट, तो उससे जो है वो यातायात को नियंत्रित करता है। तो ये एक सांकेतिक भाषा है। और जो लाइटें भी जली होती हैं वो भी संकेत होता है कि आपको रुकना है, आपको चलना है या फिर आपको रेडी रहना है। तो ये सांकेतिक भाषा है, बट ये व्याकरण में प्रयोग नहीं की जाती। हमने यहाँ पर भारत की जो भाषा है, भारत की जो प्रमुख भाषाएं हैं उनके बारे में बात की थी। तो विश्व में अनेक प्रचलित भाषाएं हैं, प्रत्येक देश की अलग भाषा होती है। विश्व में अंग्रेजी भाषा का प्रथम स्थान है और जो हमारी हिंदी भाषा है इसका दूसरा स्थान है और अन्य भाषाओं का तीसरा स्थान है। भारत भी विविधताओं का देश है। यहाँ अनेक प्रकार की जाति के लोग, धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बंगाली, असम में असमी,
केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, गुजरात में गुजराती आदि। हमारे देश में बोली जाने वाली ऐसी 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता प्राप्त की गई है। यानी कि बहुत सारी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं, लेकिन उन बहुत सारी भाषाओं में केवल 22 भाषाओं को ही संविधान में मान्यता प्राप्त की गई है। वो भाषाएं यहाँ पर लिखी गई हैं, वो लिस्ट यहाँ पर है, तो इन भाषाओं को आप लिखेंगे, जिनमें से असमी, बंगाली, मलयालम, सिंधी, उर्दू, बोडो, कन्नड़, मणिपुरी, तमिल, उड़िया, गुजराती, नेपाली, कश्मीरी, तेलुगु, पंजाबी, कोंकणी, डोंगरी, संथाली, मराठी, संस्कृत और मैथिली और हिंदी भाषा। ये सभी 22 भाषाएं संविधान में इनको मान्यता प्राप्त हैं। साथ में हमने मातृभाषा के बारे में पढ़ा कि अपनी माँ और अपने परिवार के द्वारा बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। किसी भी बच्चे का उसके परिवेश में, जिस भी परिवार में वो पल रहा होता है, बढ़ रहा होता है, जहाँ की भाषा वो सबसे पहले सीखता है, वही उसकी मातृभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा किसी देश में जो अधिकतम लोग जो हैं, किसी देश में, जैसे हमारे भारत देश में हिंदी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है, तो हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है, क्योंकि अधिकतम क्षेत्रों में हिंदी भाषा बोली जाती है। और आप अब देखिए, अपनी जो पढ़ाई आप करते हो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ही आप करते हैं, क्योंकि इसे जो है लगभग सभी लोग समझ जाते हैं। तो भारत में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया गया है। प्रादेशिक भाषा क्या होती है? स्टेट लैंग्वेज। किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? प्रादेशिक भाषा कहते हैं। वह उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का स्थान मिला है। ठीक है, तो यहाँ प्रादेशिक भाषा की बात कर रहे थे। जैसे कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है। अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग भाषाएं हैं, है ना। हमारे उत्तराखंड में भी अनेक भाषाएं हैं, प्रादेशिक भाषा तो है ही, लेकिन यहाँ के भी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। तो कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में बंगाली, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, पंजाब में पंजाबी, उड़ीसा में उड़िया, तमिलनाडु में तमिल भाषा, हरियाणा में हरियाणवी, उत्तर प्रदेश में हिंदी, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, मणिपुर में मणिपुरी, असम में असमिया, गोवा में कोंकणी या मराठी। तो ये कुछ प्रादेशिक भाषाएं हैं, स्टेट लैंग्वेज हैं। राजभाषा की बात करें तो राजभाषा का अर्थ है सरकारी भाषा। इससे तात्पर्य यह है कि सभी सरकारी कामकाज इसी भाषा में किए जाएं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 14 सितंबर को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत संघ की 1949 की बात है, ये भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसीलिए इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हमने अंतर्राष्ट्रीय भाषा की बात की थी, इंटरनेशनल लैंग्वेज की बात की थी। जो भाषा विश्व के अधिकांश राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त है। तो चलिए, तो यहाँ मानक भाषा आपने पढ़ी। अब हम बात करेंगे बोली और लिपि के बारे में। तो बोली क्या होती है? किसी प्रांत के सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का जो सामान्य रूप बोली कहलाता है। बोली भाषा का स्थानीय या क्षेत्रीय रूप होता है। सरकारी कामकाज में इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। भारत में अवधी, बिहारी, भोजपुरी, मैथिली, गढ़वाली भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। ठीक है ना। लिपि क्या होती है? जब हम मुख से कुछ बोलते हैं, ठीक है, जब भी हम अपने मुख से कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से अनेक ध्वनियां निकलती हैं। अनेक प्रकार की ध्वनियों से हम एक शब्द का निर्माण करते हैं। तो जब हम उन शब्दों को बोलेंगे तो ध्वनियां निकलती है हमारे मुख से। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग चिन्ह निश्चित होता है। तो प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निश्चित होता है।
ये चिन्ह वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। इन्हीं वर्णों या अक्षरों का प्रयोग जब लिखित भाषा में किया जाता है तो उसे लिपि कहते हैं। अतएव किसी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। ठीक है, तो बेटा लिपि क्या होती है? किसी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। ठीक है, सभी भाषाओं की लिपियां एक सी नहीं होती। तो सभी भाषाओं की जो लिपियां हैं वो एक सी नहीं होती। प्रत्येक भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि, फ्रेंच की रोमन, उर्दू, फारसी, ठीक है। तो किसी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि होती है वो लिपि कहलाती है। ठीक है, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। फ्रेंच भाषा की जो लिपि है वो रोमन है, उर्दू की फारसी, संस्कृत की देवनागरी, जर्मन की रोमन, बंगाली की बंगला, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, मराठी की देवनागरी। तो ये अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं। ठीक है, चलिए, तो देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से, चलिए, तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। जो फारसी लिपि है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। लिपि के कारण ही ज्ञान विकास के कोष को आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। अब यहाँ हमने बात की लिपि की। लिपि में आपने देखा जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। साथ में आपकी संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो भी देवनागरी है और मराठी भाषा की लिपि भी क्या है? देवनागरी है। अब हम बात करेंगे व्याकरण की, कि व्याकरण को आप क्यों पढ़ते हैं। तो आप जानते हैं व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने व पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है, व्याकरण कहलाता है। भाषा की भाषा में व्याकरण की क्या महत्व है? तो व्याकरण वो शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को आप शुद्ध बोल सकते हो, लिख सकते हो और पढ़ सकते हो, और उन भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का आप व्याकरण से ही जान पाओगे। व्याकरण से ही आपको इस बात का ज्ञान मिलेगा। व्याकरण के यहाँ पर मुख्य रूप से कुछ विभाग हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई आप जानते हैं वर्ण है, या इसको आप अक्षर भी कहते हैं। वर्णों के संयोग से शब्द और इन्हीं शब्दों के संयोग से आपके वाक्य बनते हैं। अतः चलिए, इसी आधार पर व्याकरण के 3 विभाग अथवा अंग माने गए हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है वर्ण विभाग, वर्ण विचार, यानी कि व्याकरण में आप सबसे पहले पढ़ेंगे वर्णों के बारे में, उनके बारे में विचार करेंगे, फिर आप शब्द विचार पढ़ेंगे और फिर आप वाक्य विचार पढ़ेंगे। और जब आपने वर्ण सीखा, फिर आपने शब्द सीखा, वाक्य सीखा और अन्य चीजों को आप इसके बाद पढ़ेंगे। तो व्याकरण का पहला जो विभाग है वो है वर्ण विचार। तो इसके अंतर्गत बेटा आप वर्णों के उच्चारण, किस प्रकार से आप वर्णों का उच्चारण करते हैं, उनका वर्गीकरण करेंगे और उनके मेल से शब्द बनाने के नियम आदि का उल्लेख आप करेंगे। तो पहला आप जब व्याकरण पढ़ेंगे तो वर्ण विचार पढ़ेंगे, वर्ण क्या होते हैं, है ना।
फिर आप शब्द विचार पढ़ेंगे। तो शब्द विचार में भी आप क्या क्या पढ़ोगे? इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, उत्पत्ति कहाँ से हुई शब्दों की, रचना आदि का अध्ययन आप करेंगे। तो आप अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा वो आपका वर्ण विचार होगा। उसके बाद आप पढ़ेंगे शब्द विचार। ठीक है, चलिए। और नेक्स्ट जब आप शब्द बना लेंगे तो शब्दों से बेटा आप वाक्यों को बनाना सीखेंगे। तो वाक्य विचार आप पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत वाक्य के स्वरूप, उसके भेद, विश्लेषण, रचना आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके संबंध में हम अगले अध्यायों में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा बेटा वो आपका क्या होगा? वो आपका वर्ण विचार होगा। प्रत्येक भाषा के, अब साहित्य क्या होता है? आप एक तो साहित्य पढ़ते हो, ठीक है। तो साहित्य क्या होता है? प्रत्येक भाषा के ज्ञाता, विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा जो ज्ञान लिपिबद्ध कर सुरक्षित रखा जाता है वह साहित्य कहलाता है। साहित्य के अध्ययन से मानव जाति का बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। इसके अंतर्गत सभी रचनाएं अनुभव एवं चिंतन पर आधारित होती हैं। अतएव किसी भाषा के संचित ज्ञान कोश को साहित्य कहा जाता है। किसी भाषा के संचित ज्ञान कोश को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, साहित्य कहते हैं। ठीक है, तो किसी भाषा के संचित ज्ञान कोश को साहित्य कहा जाता है। साहित्य के यहाँ दो प्रकार हैं, जिसमें आप गद्य साहित्य पढ़ते हैं और पद्य साहित्य पढ़ेंगे। ठीक है, साहित्य के दो प्रकार, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। तो बेटा गद्य में आप क्या क्या चीजें पढ़ते हो? छंद, ताल, लय एवं तुकबंध से मुक्त। मुक्त का मतलब ये नहीं होंगे इसमें, जो इन चीजों से क्या है? मुक्त है। आपको इसमें किसी लय की जरूरत नहीं है, किसी ताल की जरूरत नहीं है, किसी तुकबंदी की जरूरत नहीं है, आपको छंदों की आवश्यकता नहीं है। इन सब से मुक्त तथा विचार, जिसमें आप अपने विचारों को वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। जो इन चीजों से तो मुक्त होती है लेकिन विचार पूर्ण होते हैं एवं वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। और जो आपकी सामान्य दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली बोलचाल की भाषा में गद्य का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आप अभी कह रहे हैं ना, तो गद्य में भी आप कुछ ऐसा ही लिखते हैं। जैसे गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया, उनका कथन था कि ईश्वर नाम के सम्मुख जाति और कुल के बंधन निरर्थक हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरम प्राप्तव्य है वह स्वयं प्रेम रूप है। ये क्या है? ये एक गद्य रचना है। गद्य की एक पंक्ति है ना, यहाँ पर कुछ दो पंक्तियां गद्य की लिखी गई है, उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो गद्य में आपको किसी लय की जरूरत नहीं, किसी ताल की जरूरत नहीं, छंद की जरूरत नहीं, आपको किसी तुकबंदी की, क्योंकि जब आप कविताएं लिखते हैं तो कविताओं में तुकबंदी चाहिए होती है, लय चाहिए होता है। ताल के साथ, लय के साथ, छंदों के साथ आप जो है उस कविता को गाएंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता है। साधारण भाषा जो आपकी बोलचाल की भाषा है, उसी भाषा में आप क्या करेंगे? उसी में आप गद्य को पढ़ेंगे। अब है नेक्स्ट आपका पद्य साहित्य। तो अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए भाव काव्य रूप में लिखे जाते हैं। अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए, अब ये भी मन के भाव ही होते हैं, लेकिन इनको कविता के रूप में, काव्य के रूप में प्रकट किया जाता है, उन्हें पद्य कहते हैं। जैसे कविताएं हो गई, पद हो गए, दोहे हो गए, चौपाइयां हो गई आदि जिस माध्यम से कही जाती हैं उसे पद्य साहित्य कहते हैं। जैसे जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो। ये आपकी पद्य रचना है। तो ये था आपका भाषा, लिपि और व्याकरण। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं क्या? हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे
वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, और फिर हम उसी में आगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण, ठीक है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, इन सभी चीजों को हम पढ़ेंगे। तो भाषा, अभी तक आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, इन सबको आप दोहराएंगे। तो देखिए इस टॉपिक में हमने बेटा क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। पहला टॉपिक आपने पढ़ा कि भाषा मन के भावों एवं विचारों के आदान प्रदान का साधन है, यानी कि भाषा के द्वारा हम अपने मन के विचारों को और दूसरों के विचारों को प्रकट स्वीकार कर सकते हैं, उनको ग्रहण करते हैं और अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं, मौखिक कथित भाषा या लिखित भाषा। दो इसके रूप हैं, पहला यहाँ पर आपकी मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। तो आइए यहाँ पर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, इसको एक बार हम दोहरा देंगे। तो भाषा मन के भावों एवं विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं, मौखिक अथवा कथित और लिखित भाषा। संकेतों द्वारा मन के भावों एवं विचारों को व्यक्त करने की प्रक्रिया सांकेतिक भाषा कहलाती है। विश्व में अंग्रेजी भाषा का पहला और हिंदी भाषा का दूसरा और अन्य भाषाओं का तीसरा स्थान है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय भाषाओं में हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा घोषित किया गया है। किसी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने व पढ़ने के नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र आपका व्याकरण कहलाता है। और व्याकरण के बेटा यहाँ पर 3 विभाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो 3 यहाँ पर विभाग हैं व्याकरण के। तो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में कवर किया है। आई होप कि सभी को समझ में आया होगा। और आगे हम कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं, कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, जिसमें एक प्रश्न के 4 उत्तर और उन पर आपको सही के सामने सही का टिक लगाना है। भाषा किसे कहते हैं? तो अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाती है। तो आगे के प्रश्न तो आप लिखेंगे, लेकिन एक को भाषा का स्थायी कौन सा रूप है? लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा या मानक भाषा? इसका उत्तर आप लिखेंगे। भारतीय संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा और राजभाषा घोषित किया गया है? अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी या पंजाबी? किस भाषा को राष्ट्रभाषा और राजभाषा घोषित किया गया? घर परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखी जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है, राजभाषा कहलाती है, प्रादेशिक कहलाती है या मातृभाषा कहलाती है? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो देखिए, फारसी से, ब्राह्मी से, रोमन से या गुरुमुखी से? अभी हमने आपको ऊपर बताया था। व्याकरण के मुख्य विभाग होते हैं 2, 5, 3 या 4। ठीक है, तो इनके उत्तर आप लिखेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। भाषा किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, भारतीय संविधान में किन किन भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, और राजभाषा से क्या आशय है, समझाकर लिखिए। लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, इसके कौन से विभाग हैं, ये सारे प्रश्न आप लिखेंगे। और यहाँ आपको सही के सामने सही का चिन्ह लगाना है और गलत के सामने आपको इस तरह से क्रॉस करना है। ठीक है, तो मन के भाव और विचार प्रकट करने का साधन भाषा है, क्या ये सही है या गलत है? फ्रेंच, जर्मन और बंगाली भाषा की लिपि देवनागरी है, क्या ये सही है? संविधान में 18 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, क्या ये बात सही है? किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है, क्या ये बात सही है? तो सही का चिन्ह लगाएंगे। राष्ट्रभाषा देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग की जाती है, तो ये सही है या गलत है, इसका उत्तर आप देंगे। इन राज्यों में बोले जाने वाली भाषा को आपने लिखना है, जैसे महाराष्ट्र में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, गुजरात में, उड़ीसा में, असम, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। इनके सामने इनकी भाषाएं लिखेंगे। सारी चीजें हम ऊपर करा चुके हैं। और यहाँ पर अंतिम प्रश्न है, इन भाषाओं के सामने उनकी लिपि लिखनी है आपको।
संस्कृत, फ्रेंच, पंजाबी, उर्दू, जर्मन, मराठी। ठीक है, चलेगा। तो बच्चों आज की क्लास में हमने भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वर्ण विचार। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।